फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक संघ सरकार। और संघ सरकार में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री पद क्या है और इस पद के कर्तव्य क्या हैं, कौन से इसके कार्य होते हैं, कौन सी शक्तियाँ होती हैं। और साथ ही हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि अब तक भारत में कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में भारत में कौन से प्रधानमंत्री हैं। इन सभी के बारे में इस क्लास में हम विधिवत रूप से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो बात करें प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता कौन है? प्राइम मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर देश का शासनाध्यक्ष होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि प्रधानमंत्री देश का क्या है? शासन अध्यक्ष होता है, शासनाध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की अगर बात करें, राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि देश का जो शासनाध्यक्ष होता है, शासन का अध्यक्ष जो होगा वो प्रधानमंत्री होता है। वहीं वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, वो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ध्यान दीजिएगा, डी ज्यूरे की बात करें तो डी ज्यूरे में आएगा कौन? वैधानिक जो प्रमुख है, संवैधानिक जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक जो प्रमुख की बात करें, डी फैक्टो की अगर बात की जाए तो डी फैक्टो में कौन आएगा? वास्तविक जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, डी ज्यूरे में राष्ट्रपति होगा, वैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, जबकि वास्तविक जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का क्या होगा? प्रधान होता है दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रधान भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। साथ ही हमें यह भी ध्यान में रख लेना होगा, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ तर्क दिए गए हैं, अलग अलग विद्वानों के तर्क रहे हैं जिनको भी हमें जान लेना चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तर्क है मिस्टर आइवर जेनिंग्स का, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है वो सूर्य के समान होता है। प्रधानमंत्री सूर्य के समान होता है, जिसके चारों ओर मंत्री रूपी जो ग्रह हैं, मंत्री रूपी ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। तो मंत्री रूपी ग्रह जिसके चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री का जो पद है, प्रधानमंत्री कुछ इस प्रकार की स्थिति में होता है। ये प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के चारों ओर, आइवर जेनिंग्स कह रहा है कि प्रधानमंत्री के चारों ओर जो मंत्री रूपी ग्रह हैं ये क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री के बाहर मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री, जो कि कैबिनेट मंत्री होंगे, इसके अलावा राज्य मंत्री होंगे, साथ ही उप मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्रियों के बीचों बीच में, यानी कि बीचों बीच में कौन बैठा है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर ये जो मंत्री रूपी ग्रह हैं, जहाँ पे कैबिनेट मंत्री बैठे होंगे, ये कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री चारों ओर एक तरीके से परिक्रमा लगाते हुए नजर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आइवर जेनिंग्स साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान, जिसके चारों ओर मंत्री रूपी ग्रह परिक्रमा लगाता है। वहीं पे अगर बात करें, रैमजी म्योर ने जो कहा है कि प्रधानमंत्री एक स्टीयरमैन होता है, स्टीयरमैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील्स, जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है। अब किसी एक तरीके से गाड़ी को जो चलाने वाला जो चालक होता है, गाड़ी को कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री चला रहा है, यानी कि स्टीयरिंग उसके हाथ में है। अब जिधर चाहे उधर वह उस राष्ट्र को ले जा सकता है, तो वो कार्य करता है प्रधानमंत्री। जबकि लास्की ने प्रधानमंत्री को कहा है कि प्रधानमंत्री जीवन व मृत्यु, प्रधानमंत्री जीवन व मृत्यु के बीच एक केंद्र में धुरी होता है। केंद्र में धुरी, पिवोट इन सेंटर्स, एक धुरी का कार्य करता है। बिल्कुल सेंटर में, जीवन और मृत्यु के बीच में बैठा हुआ एक, यहाँ पर एक धुरी है। वहीं पे मुनरो ने जो कहा है कि प्रधानमंत्री नौका का कप्तान होता है, कैप्टन ऑफ द बोट, नौका का कप्तान। तो मुनरो ने इसे नौका का कप्तान कहा है, लास्की ने जीवन मृत्यु के बीच एक केंद्र में धुरी कहा है, रैमजी म्योर इसे स्टीयरमैन कह रहे हैं, जबकि आइवर जेनिंग्स ने इसे प्रधानमंत्री पद को सूर्य के समान बताया। वहीं अंबेडकर जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, भारत का जो प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री की जो तुलना है ये
अमेरिका के राष्ट्रपति से की है। जिस तरीके से अमेरिका का जो शासन का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार से भारत में शासन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए अंबेडकर जी यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से करते हैं। ओके दोस्तों, वहीं मैं बात करूं ग्रिप्स ने जो बोला है, ग्रिप्स कहते हैं कि सरकार देश की क्या होती है, स्वामिनी, और प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का स्वामी होता है। तो प्रधानमंत्री सरकार का स्वामी है, ये बात कह रहे हैं ग्रिप्स। ठीक है, तो ये कुछ कथन है प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री देश का शासनाध्यक्ष होता है, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कथन यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने बोले हैं। बात करूँ मैं प्रधानमंत्री के लिए, एक वर्ड जो हमें ध्यान में रखना होगा, जो कि पूरे के पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है प्रधानमंत्री के लिए, और वो यहाँ पे लाइन है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है। मेजॉरिटी व्हिप होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। तो बहुमत दल का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री। लोकसभा में, विशेष बात ध्यान रखिएगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। लेकिन यह बात कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रही है कि व्यक्ति लोकसभा का हो। व्यक्ति राज्यसभा से भी हो सकता है, व्यक्ति लोकसभा का भी हो सकता है, यह व्यक्ति दोनों का नहीं है तो भी प्रधानमंत्री हो सकता है। देखिएगा जरा क्या कहा जा रहा है, साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि वह लोकसभा सदस्य हो या फिर राज्यसभा सदस्य भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह लोकसभा सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है या फिर कोई अन्य भी हो सकता है। लेकिन अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, कोई अन्य बनता है, तो यहां पर एक कंडीशन होगी कि अन्य की स्थिति में जो नियुक्त प्रधानमंत्री होगा, एक चीज और हमारे सामने निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री की यहां पे प्रधानमंत्री अपॉइंटेड होता है, नियुक्त होता है। ठीक है ना दोस्तों, प्रधानमंत्री नियुक्त होगा और नियुक्त प्रधानमंत्री को यहां पे आगामी कितने माह में, 6 माह में क्या सिद्ध करना होगा, बहुमत सिद्ध। 6 माह में, यहां पे आगामी 6 माह में संसद सदस्यता ग्रहण करनी होगी। सॉरी, ये जो लाइन है इसकी जगह हम ध्यान में देंगे, यहां पे 6 माह में संसद सदस्यता ग्रहण करनी होगी। संसद सदस्यता ग्रहण करनी होगी आगामी 6 माह में, यानी उसे संसद का सदस्य बनना ही होगा। 6 माह में संसद सदस्य बनना होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगामी 6 माह में संसद सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ये बात समझ में आई? वापस से सुनिएगा, इसको हम इस तरीके से ध्यान में दे सकते हैं। हमने बोला कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री, इसके बारे में बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का क्या है, नेता। लेकिन हमने यह भी जाना कि जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो। वह व्यक्ति कहां से हो सकता है, राज्यसभा सदस्य भी हो सकता है। जो प्रधानमंत्री बन रहा है वह राज्यसभा सदस्य भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि लोकसभा का ही हो, राज्यसभा सदस्य भी हो सकता है। या फिर हमने ये भी जाना कि जरूरी नहीं कि लोकसभा या राज्यसभा से ही हो, कोई अन्य है तो अन्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन अगर अन्य बन रहा है तो बस एक ही कंडीशन रहेगी कि उसे आने वाले 6 माह में एंड ऑफ उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और संसद सदस्यता 6 माह में ग्रहण करेगा तो संसद के सदन 2 ही हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, यानी कि एंड ऑफ उसे लोकसभा या राज्यसभा सदस्य बनना होगा। क्लियर है दोस्तों? साथ ही यहां पर एक चीज और कही जा रही है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। सपोज देन किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, तो अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो ऐसी कंडीशन पे जो नियुक्त प्रधानमंत्री है, अब नियुक्त कैसे होगा, अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा तो यहां पे राष्ट्रपति अपनी स्वयं विवेक शक्ति का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति स्वयं विवेक शक्ति का प्रयोग करेगा और जो सबसे बड़ा जो दल होगा, सबसे बड़े दल को यहां पे न्योता देगा कि आप प्रधानमंत्री के लिए अपना कोई भी कैंडिडेट बताइए। और ऐसे में स्वयं विवेक से राष्ट्रपति उसकी क्या कर देगा, नियुक्ति कर देगा।
तो प्रधानमंत्री की क्या हो रही है, नियुक्ति हो रही है, और नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन जो नियुक्त प्रधानमंत्री होगा, इस नियुक्त प्रधानमंत्री को आगामी 1 माह का समय मिलेगा। 1 माह में उसे एंड ऑफ क्या सिद्ध करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा दोस्तों। 1 माह में बहुमत सिद्ध कर देता है तो ऐसे में वह कंटिन्यूटी के साथ में आगे बढ़ेगा, अदरवाइज उसे अपने पद से क्या करना होगा, त्यागपत्र देना होगा। तो प्रधानमंत्री यहां पर एंड ऑफ अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो पद से क्या करेगा, त्यागपत्र देगा। और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। किसी भी कंडीशन पर अगर प्रधानमंत्री का पद क्या होता है, रिक्त हो जाता है, चाहे भले ही वो त्यागपत्र से हो रहा हो या फिर लोकसभा भंग करने की वजह से हो रहा हो, अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हो रहा हो, तो ऐसे में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग होती है। क्लियर है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे हमने जाना है कि अन्य की स्थिति में नियुक्त प्रधानमंत्री को आगामी 6 माह में संसद सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यदि किसी दल को क्या प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुमत प्राप्त ना हो, तो राष्ट्रपति स्वयं विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और नियुक्त प्रधानमंत्री को आने वाले 1 माह में बहुमत सिद्ध करना होता है। क्लियर है। तो एक चीज हमारे सामने निकल के आ गई प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन कर रहा है, राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो शपथ भी कौन दिलाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति ही दिलाता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी, है ना, उसका जो व्यक्ति है, नियुक्त व्यक्ति, ये शपथ दिला देगा। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल मूल रूप से कैसा है, अनिश्चित होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। जैसे ही उसका बहुमत टूटेगा प्रधानमंत्री पद भी टूटता है। तो ऐसे में कार्यकाल होगा अनिश्चित। मूल रूप से वह राष्ट्रपति के प्रसाद अपने पद पर बना रहता है। सामान्य रूप से उसका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो सामान्यतः कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष करना है, अदरवाइज राष्ट्रपति के प्रसाद वह अपने पद पर बना रहेगा, अनिश्चित उसका कार्यकाल होता है। एक चीज और यहां पे बता दी गई है कि प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है, पहले था सेवन रेसकोर्स, जिसका नाम बदल करके वर्तमान में कर दिया गया है कल्याण मार्ग। साथ ही प्रधानमंत्री के वेतन की बात की जाए तो वेतन के रूप में उसे कुछ अलग से नहीं है, बल्कि संसद सदस्यों के समान ही वेतन दिया जाता है। सिर्फ भत्ते कुछ हैं जो भत्ते बढ़ा करके अलग से दिए जाते हैं। 45 हज़ार के 2 भत्ते, साथ में 25 हज़ार का अलग से भत्ता, 50 हज़ार रुपये संसद सदस्य का वेतन, ऐसे कुल मिलाकर के 1,65,000 के आसपास प्रधानमंत्री का वेतन होता है। बात करूं मैं प्रधानमंत्री के लिए, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न यहां से निकल सकता है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्राइम मिनिस्टर ड्यूटीज की बात की जा रही है। तो आर्टिकल 78 को लेकर के हम बात करें, आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री की कर्तव्य, राष्ट्रपति जब पढ़ा था तब भी हमने इसके बारे में जाना था। अभी वापस से देखिए आर्टिकल 78 में क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने की सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री। किससे करेगा, राष्ट्रपति से करता है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान में रख लेना होगा, आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री कर्तव्य है, साथ ही ये जानना है कि प्रधानमंत्री लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। नेक्स्ट कार्य, संसद सत्र की बात कर रहा है, सेशन को आहूत करने यानी कि प्रारंभ करने और उसका अवसान करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति को कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करता है। सरकार की नीतियों की जो घोषणा है, सरकार की नीतियों की घोषणा भी कौन करता है, संसद में प्रधानमंत्री ही करता है। तो ये भी प्रधानमंत्री का कार्य है। कर्तव्य की बात करें तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि, क्या कर्तव्य होगा कि प्रधानमंत्री संघ के कार्यकलाप, प्रशासन संबंधी और विधान विषय संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को स्वयं सूचित करे। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को समय समय पर इन तीनों से संबंधित, कार्यकलाप से संबंधित, संघ का कोई भी कार्यकलाप है, उसके जो प्रशासन संबंधी है और विधान विषय संबंधी जो भी कार्य हैं उनके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। संघ के कार्यकलाप, प्रशासन संबंधी और विधान विषयक यानी कि यूनियन एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड एंड लेजिस्लेटिव जो रिलेटेड हैं जानकारी जब राष्ट्रपति मांगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को वो सभी जानकारियां दे। ये प्रधानमंत्री का क्या होगा, नैतिक कर्तव्य होगा।
प्रधानमंत्री इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच एक संयोजक कड़ी के रूप में, कनेक्टिंग जो लिंक है उसका कार्य करता है। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति की बात की जा रही है, राष्ट्रपति, और इधर बात की जा रही है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, इन सभी की जानकारी, मंत्री परिषद की प्रत्येक जानकारी किसको देना? राष्ट्रपति को देना। और राष्ट्रपति से आई हुई हर एक जानकारी मंत्री परिषद तक भिजवाने के लिए यहाँ पर बीच में जो संयोजक कड़ी का कार्य करता है, वो कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री करता है। तो यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के थ्रू ये सूचनाएं मंत्री परिषद को देगा, मंत्री परिषद की कोई भी जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा। तो बीच में संयोजक कड़ी का कार्य किसने किया? प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच। लेकिन अगर प्रश्न घूम के आए, मंत्री परिषद की जगह हमारे सामने आ जाए संसद, और इधर सेम राष्ट्रपति है कि राष्ट्रपति और संसद की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति और संसद के बीच, राष्ट्रपति और संसद के बीच संयोजक जो कड़ी है, कनेक्टिंग जो लिंक है, वहां पर फिर प्रधानमंत्री नहीं होगा। इस कनेक्टिंग लिंक पे अगर हम बात करें तो यहां पे आ जाता है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर आ जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। राष्ट्रपति और संसद के बीच कनेक्टिंग लिंक का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच कनेक्टिंग लिंक का जो कार्य करेगा वो प्रधानमंत्री करेगा। संयोजक कड़ी का कार्य करेगा, एक पुल या सेतु का कार्य करता है प्रधानमंत्री। क्लियर है? प्रधानमंत्री का नैतिक कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को यहाँ पे कार्यकलाप, प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी जो जानकारी है वो दे, राष्ट्रपति मांगे तब है उपलब्ध करवाए। ये नैतिक यहाँ पर कर्तव्य होगा प्रधानमंत्री का, आर्टिकल 78। ओके दोस्तों, बात करूं प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में, तो प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का गाइड होता है, कंट्रोलर होता है, सरकार का डायरेक्टर होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को क्या करेगा? विभागों का, पोर्टफोलियोज का बंटवारा करता है। विभागों का बंटवारा भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति, अब मंत्रिपरिषद सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन नियुक्ति में जो सिफारिश है, सलाह है, वो सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्री परिषद सदस्यों की क्या करेगा? नियुक्ति करता है। वहीं प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। तो मंत्रिमंडल बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करता है। एक और चीज हमें जान लेनी होगी कि प्रधानमंत्री के पास में सदैव चार जो निधियां हैं, चार जो ये फंड हैं, ये हमेशा प्रधानमंत्री अपने पास में रखता है, जिसमें नंबर 1 है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री छात्र राहत कोष, प्रधानमंत्री रक्षा कोष और लोक कला संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री जो कोष है, ये चारों निधियां प्रधानमंत्री अपने पास रखता है। तो प्रधानमंत्री इन चारों निधियों के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों निधियां प्रधानमंत्री के पास ही रहती हैं। साथ ही प्रधानमंत्री 2 विभाग भी सदैव अपने पास रखता है, जिसमें एक आता है अंतरिक्ष जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, तथा परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, ये सदैव प्रधानमंत्री अपने पास ही रखेगा। 4 निधियां और 2 विभाग प्रधानमंत्री कभी किसी अन्य को नहीं देता है। साथ ही प्रधानमंत्री नीति आयोग की बात कर रहा है। नीति आयोग, नीति का पूरा नाम क्या है? तो इसको भी जान लेते हैं। नीति पूर्ववर्ती योजना आयोग का परिवर्तित रूप जो है वो नीति आयोग है, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल जो डेवलपमेंट काउंसिल है, एनडीसी जो है, अंतरराज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इनका क्या होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। क्लियर है दोस्तों? तो वापस से ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री देश का शासनाध्यक्ष होता है, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह लोकसभा सदस्य हो।
राज्यसभा सदस्य भी हो सकता है या कोई अन्य भी हो सकता है। अन्य है तो 6 माह में संसद सदस्यता लेनी होगी। अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिल रहा है तो ऐसे में सबसे बड़ा जो दल होगा, ऐसे में राष्ट्रपति स्वविवेक से उस दल के किसी व्यक्ति को या बहुमत जो प्राप्त व्यक्ति है उसे क्या करेगा, प्रधानमंत्री पद के लिए स्वविवेक से नियुक्ति दे देगा। लेकिन नियुक्त जो प्रधानमंत्री होगा उसे आगामी 1 माह में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, और बहुमत सिद्ध ना किए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र देना होता है। तो हमने ये जाना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। साथ ही हमने ये भी जान लिया कि प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो संसद सदस्य के समान ही होता है। कार्यों के ऊपर भी हमने बात की है, कर्तव्यों की हमने बात कर ली है। कर्तव्य मूल रूप से होगा कि राष्ट्रपति जब सूचना मांगे तो सूचना दे, और नैतिक कर्तव्य है कि वह विधान विषयक संबंधी या प्रशासन से संबंधित कार्यकलापों से संबंधित हर एक सूचना राष्ट्रपति को दे। साथ ही हमने ये भी जाना 4 निधियां और 2 विभाग सदैव प्रधानमंत्री अपने पास ही रखता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अब तक के प्रधानमंत्री। और अब तक के प्रधानमंत्रियों की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आ रहे हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर 64 के बीच में है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, प्रथम प्रधानमंत्री, साथ ही भारत के प्रथम मनोनीत प्रधानमंत्री हैं। ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको यहाँ पे शपथ जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक हैं, भारतीय विदेश नीति के जनक हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जो जनक हैं वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नदी घाटी परियोजना के जनक हैं। वहीं पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भी क्या है, जनक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ, और चीन के चाओएन लाई हैं, इनके साथ में एक समझौता किया है। समझौते का नाम है पंचशील समझौता। तो प्रश्न आ जाए कि पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ, तो हमारा राइट आंसर होगा भारत व चीन। समझौता हो रहा है 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ में पंचशील समझौता हुआ है। अगर प्रश्न आ जाए पंचशील सिद्धांत, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पंचशील समझौता पूछे तो ऐसे में भारत और चीन के बीच में हो रहा है, जबकि पंचशील जो सिद्धांत है, समझौते की जगह वर्ड लिखा आ रहा है दोस्तों सिद्धांत। तो पंचशील जो सिद्धांत है, ये पंचशील सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया है। ठीक है, पंचशील का जो सिद्धांत दिया था ये महात्मा बुद्ध ने दिया था, जबकि पंचशील समझौता भारत व चीन के बीच में हो रहा है। ओके, बात करूं 29 जून 1954 को चीन के साथ एक व्यापारिक समझौता हो रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है। वहीं 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के साथ में एक समझौता हो रहा है जिसका नाम है सिंधु नदी जल समझौता। तो अच्छा प्रश्न है, सिंधु नदी जल समझौता किन देशों के बीच में हुआ, भारत व पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पाकिस्तान के अयूब खान साहब, इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ 29 सितंबर 1960 को, जिसे नाम दिया गया था सिंधु नदी जल समझौता। वहीं 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ है वो भी नेहरू जी कार्यकाल में हो रहा है, और इन सभी के परिणाम स्वरूप 1963 में पंडित नेहरू सरकार के विरुद्ध आचार्य JB कृपलानी जी के द्वारा नेहरू सरकार के विरुद्ध क्या लाया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। सबसे पहले भारत में पहले प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विरुद्ध, ठीक है ना, पंडित नेहरू जी के विरुद्ध आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, सत्ता पक्ष के विरुद्ध लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। याद रखिएगा, अब तक टोटल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। सबसे पहले पंडित नेहरू जी के विरुद्ध लाया गया था, अभी अंतिम बार जो लाया गया 2018 में वो लाया गया था यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पर ला रहे हैं कौन, JB कृपलानी जी, जबकि नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी के लीडर रहे हैं जयदेव गल्ला जी, उनके द्वारा लाया गया था 2018 में। ठीक है, तो 1964 में पद पर रहते हुए यहाँ पर मृत्यु हो रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, और पंडित नेहरू की जब मृत्यु होती है तो ऐसे में कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री हैं भारत के वो बने थे गुलजारी लाल नंदा जी। याद रखिएगा, योजना आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष हैं वो भी गुलजारी लाल नंदा जी ही रहे हैं, जबकि देश के पहले जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वो भी गुलजारी लाल नंदा जी हैं।
बात करूं यहाँ पे नंबर 2 प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। 1964 से 66 का कार्यकाल किया है। भारत के शांति जनक कहलाते हैं। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया है। 1965 का भारत पाक युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है। ठीक है, वैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो 51 से 56 तक ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। 1930 में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की थी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव पद पर भी ये रह चुके थे। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के अयूब खान के साथ में इन्होंने एक समझौता किया और इस समझौते का नाम था ताशकंद समझौता। तो प्रश्न अच्छा है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। और इसके ठीक बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी जो मृत्यु है, ये मृत्यु हुई थी कहाँ पे? विदेश में। और इनके समाधि स्थल को हम जानते हैं विजय घाट के रूप में। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद वापस से कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर आते हैं गुलजारी लाल नंदा जी। चलिए नेक्स्ट बात करें। नंबर 3 पे जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो हैं इंदिरा गांधी जी। 1966 से 77 और 1980 से 84 का एक लंबा कार्यकाल किया है इन्होंने। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है। राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से बन रही है? राज्यसभा से। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो कि राज्यसभा से बनी है। और राज्यसभा से अब तक 4 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इंदिरा गांधी जी रही है, एच.डी. देवगौड़ा जी, आई.के. गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। टोटल 4 प्रधानमंत्री जो कि राज्यसभा से आते हैं। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कैसा? अवैधानिक करार दिया था। और जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर इमरजेंसी आती है 25 जून को। आजादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन है, कांग्रेस पार्टी का विभाजन जो हुआ है आजादी के बाद, कांग्रेस पार्टी का जो पहला विभाजन है ये 1969 में हुआ था। याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हो रही है। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का जो पहला विभाजन है 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था, पहली बार कांग्रेस पार्टी का विभाजन। जबकि आज़ादी के बाद अगर पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी का पहली बार विभाजन कब हुआ, तो 1969 में हो रहा है, जो कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान हुआ है। 1971 पाकिस्तान द्वारा भारत पर जो अटैक किया गया था वो भी कार्यकाल के दौरान ही हुआ। और इसी के परिणाम स्वरूप 3 जुलाई 1972 को पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ में इंदिरा गांधी जी ने एक समझौता किया। और इसी समझौते को नाम दिया जाता है दोस्तों शिमला समझौता। तो प्रश्न अच्छा है, शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को। किन देशों के बीच हो रहा है? भारत व पाकिस्तान के बीच में। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान से, जबकि भारत से इंदिरा गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था। इसी के साथ में देश का जो पहला परमाणु परीक्षण है 18 मई 1974 को देश का पहला परमाणु परीक्षण जो कि पोखरण जैसलमेर में हो रहा है, तो ये भी कार्यकाल के दौरान ही हो रहा है। नेक्स्ट बात करें, देश में सर्वाधिक जो राज्य आपातकाल है और राष्ट्रीय जो आपातकाल है ये भी कार्यकाल के दौरान आ रहे हैं। टोटल 51 बार, याद रखिएगा, सर्वाधिक 51 बार जो इमरजेंसी है वो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ही आती है। गरीबी हटाओ और लोकतंत्र बचाओ जैसा जो नारा है ये भी इंदिरा गांधी जी ने दिया है। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में, लोकतंत्र बचाओ नारा 1980 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इनके द्वारा लाई गई इमरजेंसी के ऊपर एक चीज़ और हमने यहाँ पे मेंशन की है, ध्यान दीजिएगा। जो इमरजेंसी आ रही, इसी इमरजेंसी के दौरान जो गतिविधियाँ हुई हैं उनकी जांच करने के लिए एक आयोग गठित हुआ था। इस आयोग को भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आयोग का नाम है शाह जांच आयोग। 1984 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के ऊपर खालिस्तान की मांग कर रहे खालिस्तानियों के विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाया गया था। और इसी ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है 1984 में चलाया जा रहा है, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में चलाया गया है। और 1984 में ही यहाँ पर 2 सिख बंधु हैं, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, जिनके द्वारा इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। इनके समाधि स्थल को शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगले जो प्रधानमंत्री है नंबर 4 पे आते हैं मोरारजी देसाई। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने बात की है 3 प्रधानमंत्रियों के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी। तीनों के तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। नंबर 4 पे आते हैं मोरारजी देसाई। 1977 से 79 के बीच में गांधीवादी नेता हैं, बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, गैर कांग्रेसी यहाँ पे दल की तरफ से यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं। तो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि गैर कांग्रेसी हैं।
पहले पूर्ववर्ती ये कांग्रेस के अंदर ही थे, बाद में यहाँ पर कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो इंदिरा गांधी कार्यकाल के दौरान इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और एक अलग से ग्रैंड अलायंस बनाया, आगे चल करके जनता पार्टी का रूप लेती है और जनता पार्टी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके प्रधानमंत्री पद पे आ रहे हैं। देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्मदिन 4 वर्ष में एक बार आता है, लीप वर्ष में पैदा हुए, देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटिश संसद के लिए भी निर्वाचित हो चुके हैं, पाकिस्तान के सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है जिसे निशान पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है, इस निशान पाकिस्तान से 1990 में इनको सम्मानित किया गया था। बड़ा ही अच्छे व्यक्तित्व रहा है मोरारजी देसाई जी का, सर्वाधिक आयु के प्रधानमंत्री रहे हैं, 81 ईयर की एज में आकर के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो प्रश्न अच्छा बनता है कि सर्वाधिक आयु के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम नाम लेंगे मोरारजी देसाई। बात करें चौधरी चरण सिंह, 1979 से 80 के बीच में आते हैं, ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक रहे हैं। इन्होंने भारतीय क्रांतिकारी दल और लोक दल की भी स्थापना की है। अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न उठ सकता है, लोक दल के संस्थापकों में नाम आता है चौधरी चरण सिंह का। किसान नेता है और इनका जन्मदिन जो होता है वो किसान दिवस के रूप में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं चरण सिंह जी जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, जबकि चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा का सामना नहीं कर रहे हैं। यूपी में 2 बार मुख्यमंत्री और बाद में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बने हैं। बात करें नेक्स्ट राजीव गांधी जी के बारे में, और राजीव गांधी जी की बात करें तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री। अगर बात करें युवा तो इनके 40 वर्ष की एज में ये क्या बन गए थे, 40 वर्ष की एज में क्या बने, प्रधानमंत्री बन गए थे। सर्वाधिक आयु की बात करें तो मोरारजी देसाई जी, सबसे युवा प्रधानमंत्री की बात करें तो राजीव गांधी जी। भारत में आईटी क्रांति के जनक हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी के जनक हैं। पंजाब के साथ लोंगोवाल समझौता किया था इन्होंने, पंजाब समझौते के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक पंचायती राज के जनक कहलाते हैं। इन्होंने श्रीलंका के साथ भी एक समझौता किया है, 29 जुलाई 1987 को श्रीलंका के साथ समझौता कर रहे हैं जिसे नाम दिया जा रहा है कोलंबो समझौता। श्रीलंका के जयवर्धने जी के साथ में राजीव गांधी जी द्वारा एक समझौता किया गया था जिसे नाम दिया गया था कोलंबो समझौता, 29 जुलाई 1987 को। याद रखिएगा। बात की जाए यहाँ पे राजीव गांधी जी की तो चुनाव प्रचार के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी और इनका जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नाम है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1989 से 90 के बीच में आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के द्वारा ही पहली बार ओबीसी को 27% जो आरक्षण दिए जाने की जो सिफारिशें हैं, इन सिफारिशों को लागू करने की बात कही गई थी। मंडल आयोग द्वारा ओबीसी को दिए जाने वाले 27% आरक्षण की सिफारिशों को लागू करने के लिए यहाँ पर प्रयासरत रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं वीपी सिंह जी। इनके बाद में चंद्रशेखर जी बने, जिनको युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बड़ी प्यारी पुस्तक रही है और इनकी बुक का नाम है रहबरी के फूल। लेकिन संयोगवश बात करें तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए चंद्रशेखर जी जो कभी लाल किले पर झंडा नहीं फहरा पाए। प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराता है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। इनके बाद में आते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, 1991 से 96 के बीच का कार्यकाल कर रहे हैं। दक्षिण भारत से संबंध रखने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। भारत में उदारीकरण के जनक है। एलपीजी जो योजना है जो लाई जा रही है उस योजना को अपनाने वाले हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। प्रधानमंत्री जब बने थे तब संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जैसा कि मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का हो, कोई अन्य भी हो सकता है। तो अन्य की कैटेगरी में आते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में नांदलियार सीट से लोकसभा सदस्य बने हैं और प्रधानमंत्री पद पर आए हैं। इनकी पुस्तक इन्होंने पॉलिसी दी है लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो जो नीति है, उसके सूत्रधार भी कौन है, पीवी नरसिम्हा राव जी हैं। क्योंकि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, देन एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था आती है। अमेरिका यहाँ पर महाशक्ति की होड़ में अकेला वर्चस्वकारी नीतियाँ अपनाने लगा है और इस दौरान 1992 पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है रियो डी जेनेरियो में, और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक पॉलिसी जो हमने अपनाई है आसियान देशों के साथ में संबंध स्थापित करने की, जिसे नाम दिया गया था लुक ईस्ट पॉलिसी। और इसी के कारण 1992 के अंदर भारत आसियान का एक संवाद सहभागी सदस्य राष्ट्र बना था।
ठीक है दोस्तों। तो लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो पॉलिसी के सूत्रधार हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। बात करें इनके बाद में आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने 1996 से 96, उसके बाद में 98 से 2004 ये कार्यकाल किया है। मात्र 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे हैं देश के। का सबसे कम कार्यकाल की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आएगी। सबसे सर्वाधिक कार्यकाल की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल की बात आएगी। तो सबसे सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे कम कार्यकाल वाले रहे, क्योंकि उसके बाद में दोबारा से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और दोबारा से प्रधानमंत्री बन के वापस ये प्रधानमंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो 96 से 96 मात्र 13 दिन ही रह पाए। उसके बाद में 98 से 99 के बीच में और 99 से 2004, वैसे 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। 3 बार का ही यहाँ पर आता है किनका, इंदिरा गांधी जी का। 4 बार का आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, पूर्णतः गैर कांग्रेसी। गैर कांग्रेसी की बात की जाए तो मोरारजी देसाई जी हैं, लेकिन पूर्णतः गैर कांग्रेसी, क्योंकि मोरारजी देसाई जी पूर्व में कांग्रेस के लीडर रहे, बाद में आए किसमें, जनता पार्टी में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी कांग्रेस सदस्य नहीं रहे, पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री है। देश का जो द्वितीय परमाणु परीक्षण है 11 व 13 मई 1998 को जैसलमेर पोखरण में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आ रहा है। 1999 का करगिल संकट, सन 2000 की लाहौर बस सेवा, 2001 संसद पर आतंकी हमला, ये सभी कार्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, अगले प्रधानमंत्री आते हैं एच.डी. देवगौड़ा। 1996 से 97 और 96-97 के दौरान इन्होंने व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि, व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि बोले तो CTBT, तो CTBT संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले प्रधानमंत्री हैं एच.डी. देवगौड़ा। इससे पूर्व एक संधि आई थी दोस्तों NPT, परमाणु अप्रसार संधि। इस पर हस्ताक्षर करने से इंदिरा गांधी जी ने मना किया था, जबकि CTBT पर हस्ताक्षर करने से एच.डी. देवगौड़ा जी मना कर रहे हैं। ठीक है ना, कि व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हम नहीं करेंगे जब तक हम व्यापक रूप से हथियार नहीं बना लेते, परमाणु परीक्षण पूर्ण रूप से सफल नहीं कर लेते, तब तक हम इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और ये कार्य किया था एच.डी. देवगौड़ा जी ने। इनके बाद में बनते हैं मिस्टर I.K. गुजराल साहब। और I.K. गुजराल की अगर बात करें हम तो I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जी जो हैं 97 से 98 के बीच में आते हैं। और इनकी जो पुस्तक रही थी लुक ईस्ट पॉलिसी, पुस्तक लिखने वाले हैं I.K. गुजराल। लुक ईस्ट पॉलिसी के सूत्रधार हैं पीवी नरसिम्हा राव। और देन डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। पाकिस्तान में इनका जन्म हो रहा है, 1932 में पैदा हुए, पाकिस्तान में चला गया वो क्षेत्र। RBI के गवर्नर रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 1983 से 85 के मध्य ये RBI गवर्नर रहे, अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं। 2006 में अमेरिका के साथ में इन्होंने ABC या कहूँ तो 123 समझौता किया था। वैसे ये 2007 में प्रभावी हुआ था, ये समझौता 2007 में प्रभावी हो रहा है। इसके अलावा असैनिक नाभिकीय जो समझौता है अमेरिका के साथ में 2009 के अंदर, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। एक अच्छी ग्रोथ रेट दी है भारत को। और देन बात की जाए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री पद पर हैं। भारत के विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं ऐसे प्रधानमंत्री जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म वडनगर गुजरात में हुआ है। वडनगर गुजरात। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, कंसिस्ट रूप से, है ना, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। ढेर सारी इनकी विकास योजनाएं वर्तमान में संचालित भी है। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमारे बीच में जो प्रधानमंत्री हैं वो ये सभी प्रधानमंत्री रहे हैं, जिसमें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजार लाल नंदा जी ने 2 बार भूमिका निभाई है। बाकी सभी प्रधानमंत्री हमारे सामने हैं। क्लियर दोस्तों, तो आई होप कि यहाँ तक की सारी डिस्कस आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आज की क्लास में हमने बात की थी प्रधानमंत्री के संदर्भ पे। प्रधानमंत्री
साथ ही जाना था प्रधानमंत्री के कर्तव्य, उसके कार्य और अब तक के प्रधानमंत्री के बारे में। तो मिलते हैं, फिर से आप सभी से मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।